हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस मेनिया। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम बात करेंगे फाइनल बैटल प्लान सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के बारे में। कल आपका दिन है, बिलीव मी। कल यानी 8 अगस्त 2021 आपका दिन है। साल भर से आप इस एग्ज़ाम के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस शिद्दत के साथ हमारी टीम लगी हुई है आपके साथ, इन सारी चीज़ों को अगर मिला करके देखें तो बिलीव मी कल आपकी परफॉर्मेंस का दिन है और आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे करके आएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, जिस फाइनल बैटल प्लान को डिस्कस करने वाले हैं, इस फाइनल बैटल प्लान के बाद मैं इस बात को इंश्योर कर दूंगा कि आप अपने पूरे साल की मेहनत को उस 2-3 घंटे के एग्ज़ाम में डेफिनेटली डिलीवर करके ही आएंगे और इस बात को सिक्योर करेंगे कि आपकी सीट असिस्टेंट कमांडेंट में इस बार पक्की होगी। हम इस सेशन में जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी इस पूरे सेशन में डिस्कस करूँगा वो किसी किताब में लिखा हुआ कोई कानून नहीं है। दिस इज़ नॉट अ लॉ, दिस इज़ नॉट एनी रूल, ये कोई नियम नहीं है। मैं जो कुछ भी बात करूंगा वो अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करूंगा, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर मैं आपको बताने की ये कोशिश करूंगा कि बिगिनर्स यानी जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो प्रो प्लेयर्स हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हमें इस एग्ज़ाम को पूरे डे को यानी कि 8 अगस्त को कैसे स्ट्रेटजाइज करना है, किस तरीके से इस सारी चीज़ को ऐसे प्लान करना है कि आपकी जो कुछ भी आपने तैयारी करी है, मैं कह रहा हूं कि आपने थोड़ी भी तैयारी करी हो पर वो आप 100% डिलीवर करके आएँ विथ कॉमन सेंस, ताकि आप अपनी जो सीट है उसको पक्की कर सकें। तो आज इस सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे असेसमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन, यानी कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन का असेसमेंट करें जबकि ब्लडशेड शुरू होने वाला है उससे पहले। आर्मेगेडॉन से पहले अभी तक क्या करना है हमें, लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, व्हाट यू शुड नॉट डू ऑन द डे ऑफ एग्जाम, आपको उस दिन क्या करना चाहिए, एग्जाम के दिन क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, वो कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जिसको हम अगर अपनाएं तो क्वेश्चन पेपर में कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी हम अपने मार्क्स को कुछ परसेंटेज यानी कि 2, 3, 4 जो भी इंक्रीज कर सकते हैं उसे हम इंक्रीज कर पाएंगे। आपके पेपर गैप का प्लान क्या होना चाहिए, 2 पेपर हमें देने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 के बीच में 3 घंटे तक का गैप मिल जाता है हमें, इसको कैसे प्लान करना है। क्वेश्चन आंसर और डाउट सेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि दर्द और भी हैं मोहब्बत दुनिया में मोहब्बत के सिवा। ठीक है, तो आज इस पूरे सेशन को शुरू करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा सेशन बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं बिल्कुल भी बोझिल नहीं करने वाला हूँ इस सेशन में। मुझे पता है कि आप ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन और पिछले होल मंथ की स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। मुझे पता है एग्जामिनेशन के लास्ट डेज कैसे होते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी एग्ज़ाम दे चुका हूँ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में और इस पूरे फील्ड में एक लंबा अनुभव है मेरे पास। शुरू करते हैं आज का डे, आज का जो सेशन है। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के पेपर 1 के बारे में, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 125 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आज यानी शनिवार का दिन या शुक्रवार के दिन आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। अभी आप एडमिट कार्ड निकाल लें, अपनी घड़ियां, अपने जो कुछ भी औजार हैं वो तैयार कर लें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं यूपी के ईस्ट जोन से आता हूं और बिलीव मी यहाँ पे एक कहावत है, यहाँ पे कहावत है कि अगर मार हो न हो लाठी लेके चलना चाहिए। यानी कि आपके जो वेपन्स हैं, यानी आपकी पेन है, आपके पेपर हैं, आपकी पेंसिल है, आपके रबड़ है, आपका एडमिट कार्ड है, ये सारी चीज़ें रेडी कर लीजिए अभी। बिल्कुल भी इसको कल के लिए मत टालिए, लास्ट डे के लिए मत टालिए। ये सब चीज़ें आपको जितना जल्दी से जल्दी हो ये सब चीज़ें पैकअप करके आपको रेडी कर लेना चाहिए। कोई भी घड़ी में सेल डलवाना है, कोई भी इशू आ रहा है, ये सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। ये चीज़ आपको कर लेनी है एग्ज़ाम से पहले। दूसरी चीज़, अब आप एग्ज़ाम के दिन हैं, गूगल मैप में जाकर के ज़रूर देखिए कि आपकी एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पे पड़ा है। हो सकता है आप पहले ही देख चुके हो, बहुत अच्छी बात है। इन केस आपने नहीं देखा है तो पहले ही देख लीजिए और 2-3 मीन्स एंड मेथड्स को लेकर के चलिए। कुछ कैश रकम जरूर लेकर के चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेंटर पे पहुंचने के लिए आप जिस साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज़ कि वो कोई ऑटो हो सकता है, मेट्रो हो सकती है या कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, वो लेट हो जाए, यानी कि मेट्रो बीच में वेट कर सकती है, आप बोगी में पड़े होंगे और आपको लगातार आपकी हार्ट बीट बढ़ती रहेगी। आप किसी भी बीच के स्टेशन पर उतर करके
आपको हो सकता है कि कैब करनी पड़ जाए या कोई दूसरा मीन्स एंड मेथड ऑफ कम्यूटेशन करना पड़ जाए। आपको कैश जरूर रखना चाहिए एग्जामिनेशन के दिन, आपको कैश रेडी करके रखना चाहिए अपने पर्स में। दूसरी बात, जब आप एग्जामिनेशन के दौरान जा रहे हों, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते ही आपको भीड़ मिलेगी, ऐसे बहुत सारे नन्हे मुन्नों की भीड़ मिलेगी जो कि अपने गार्जियन के साथ आए होंगे। गार्जियन उनको बहुत सारी विशेष दे करके भेज रहे होंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि गार्जियन उनको विशेष दे करके भेज रहे हैं, पर ये मानिए कि गार्जियन के सामने हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है। हर बार जब हम पेरेंट्स के साथ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पेरेंट्स से हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा गया है, एग्ज़ाम अच्छा होगा। एग्ज़ाम के दौरान आपको बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम की जो क्वालिटी थी, यानी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर था, वो टफ था या आसान था। बहुत ही कम क्वेश्चन पेपर ऐसे होते हैं जिसमें कि आप एग्ज़ाम के दौरान ही एसेस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पेपर बेहद टफ है या एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बेहद आसान है। नॉर्मली अगर एवरेज से थोड़ा भी प्लस माइनस में जा रहा है, कोई भी सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी हिस्ट्री, पॉलिटी या कोई दूसरा पेपर सेक्शन कठिन या आसान आ जाए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि हम उस क्वेश्चन पेपर को तुरंत ही एनालाइज कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कुछ नौसिखिए लोग यानी बिगिनर्स होते हैं, उनको कोई 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो उन्होंने पढ़ करके आए हुए हैं। उस क्वेश्चन पेपर की बेसिस पर उस पूरे क्वेश्चन पेपर को वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि पेपर तो इतना आसान आया है कि हम क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, या वो कर देते हैं। और ऐसे में वो जो फंडामेंटल्स ऑफ क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग है उसको फॉरगेट कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं। ऐसा ना करिएगा। मैं अभी बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय कौन से फंडामेंटल्स हैं जिनको आपको दिमाग में बिल्कुल ही डाल के चलना है। अब हम क्वेश्चन पेपर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन के सेंटर पे हम पहुंच गए हैं। गार्जियंस के पास हम लोगों ने ये देख लिया कि गार्जियंस के पास लोगों का बिहेवियर अजीब अजीब किस्म का होता है, और वो होगा। हो सके तो लोगों से दूर रहें। बिल्कुल भी अपने सेंटर पे जाते ही तुरंत रोल नंबर को चेक कर लें। ये सुनने में बहुत ही ऑब्वियस सी बात लग रही होगी, बहुत ही आसान सी बात लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, 2, 3 A, B, C करके इतने पास स्कूल्स हैं कि आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय पर उतरेंगे, आप बाहर से पूछेंगे, आपको पता चलेगा कि ये केंद्रीय विद्यालय 1, 2, 3 A, B, C है। और आप जब जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप गलत सेंटर पे आ चुके हैं। इसीलिए जैसे ही सेंटर पे पहुंचे तुरंत ही रोल नंबर चेक कर लें कि क्या वहाँ पे जो रोल नंबर की लिस्ट बाहर लगी हुई है, क्या हमारा रोल नंबर उस जो जोन है, उस जो रेंज है, उसमें आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। एक और बात, क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लोगों का बिहेवियर अजीब अजीब किस्म का हो सकता है। कुछ ऐसे खिलंदड़बाज होते हैं जो कि इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि जैसे उन्होंने अल्ट्रा प्रीमियम तैयारी कर ली है और अब उन्हें किसी भी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। वो आप जब रिवाइज़ कर रहे होंगे या आप शांत कहीं खड़े होंगे तो आपको लगातार कुछ ऐसे उल जुलूल ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे, या ऐसी बातें पूछने की कोशिश करेंगे, या ऐसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे जो कि आपको आता नहीं होगा, और आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरी प्रिपरेशन तो कैसी है। और ये कमोबेश हर एग्जामिनेशन से पहले होता है। आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ पे भी ये होता है। आपने कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए होंगे, जैसे इंजीनियरिंग के दौरान या मेडिकल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं 12th पास करने के बाद, उस दौरान भी ये सब चीज़ें होती हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस ह्यूमन बिहेवियर है कि लोग पेरेंट्स के सामने, एग्जामिनेशन हॉल के सामने इस तरह का बिहेव करते हैं। बिलीव मी, ह्यूमन से जितनी दूरी आप बना सकते हैं एग्जामिनेशन के दौरान उतनी दूरी बनाइए। कम्युनिकेट मत करिए, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन किस तरह का प्रेजुडिस आपके मन में बना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रेजुडिस की ही बात हुई है तो एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। प्रेजुडिस बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के मत जाइए। कोई भी प्रेजुडिस, किसी भी किस्म का पूर्वाग्रह यानी कि प्री कंसीव्ड नोशन जो होता है, उसको लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में मत जाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, डेफिनेटली आप कुछ न कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ करेंगे जिसके लिए यूपीएससी ने पहले से आपके लिए या तो ऑप्शन कर रखा होगा या तो तैयारी कर रखी होगी। आपको ये बताएगा यूपीएससी कि यहाँ पे आओ बेटा, और यहाँ पे आकर के गलत ऑप्शन या गलत जो क्वेश्चन आंसर है उसको टिक करके जाओ।
इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा कि किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन को लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हम लोग हैं। एग्जामिनेशन हॉल से फिर अब हम लोग जा रहे हैं आपके क्लासरूम में, जहाँ पे कि आपका सेंटर पड़ा हुआ है। आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। कुछ ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कि आपकी जो डेस्क होगी वो छोटे बच्चों की डेस्क होगी, और वो डेस्क उन लोगों ने बुरी तरीके से गड्ढे कर रखे होंगे, यानी OMR शीट में आपके गड्ढे हो सकते हैं अगर आप संभाल करके OMR शीट को भरेंगे नहीं, फिलअप नहीं करेंगे। तो इसको देख करके तुरंत अपनी डेस्क को या तो उनसे कहिएगा चेंज करने के लिए, या फिर अपनी डेस्क को आप किसी जो अच्छी साइड होगी उस तरफ उन्हें बता दीजिएगा, जो भी इन्विजिलेटर्स होंगे उन्हें बता दीजिएगा कि यहाँ पे इसमें गड्ढे हैं और ये मेरी OMR को फाड़ सकते हैं या OMR में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप सही जगह बैठे हैं। ये चीज़ पहले से कम्युनिकेट कर लीजिएगा। दूसरी बात, कई सारे ऐसे सरकारी स्कूल्स होते हैं, उसमें सरकारी मास्टर होते हैं जो कि थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सरकार उन्हें पैसे दे रही है, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है कि आप अपना एग्ज़ामिनेशन कैसे दे रहे हैं, क्या हल्ला हो रहा है, किस तरीके का बिहेवियर उनका होना चाहिए। उन्हें एक बार चेता दीजिए, यानी कि उन्हें बता दीजिए कि सर हमें OMR पहले दे दीजिए, एग्ज़ामिनेशन से पहले OMR ले लीजिए। वो बिल्कुल भी थकेले होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें कोई भी चीज़ कुछ भी उन्हें होता ये है कि जब भी किसी एग्ज़ामिनेशन पे कोई सेंटर घोषित किया जाता है तो वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर आता है, वो उन लोगों को बताता है कि आपको इस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, पर वो उस तरीके से कंडक्ट नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान दीजिए कि क्या इन्विजिलेटर जिस ऑर्डर में उन्होंने OMR भेजा है, यानी OMR को सबमिट किया है, OMR आपको दिया है, उसी ऑर्डर में OMR ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, ये इंश्योर करिए कि क्या इन्विजिलेटर्स आपको पहले से कॉपी दे चुके हैं। OMR और क्वेश्चन पेपर आपको घंटी लगने से पहले मिल जाना चाहिए। उनको ये सारे इंस्ट्रक्शंस पहले दिए जाते हैं, लेकिन वो अपनी लापरवाही के लिए ऐसा करते हैं। जो भी उन्हें साइन करना है, प्रेजेंट का जो भी कॉलम वगैरह भरवाना होता है, जो कि जमा होता है, वो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि पहले ही वो भर लें, ताकि आप अपने 2 घंटे 3 घंटे पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के एग्जामिनेशन या क्वेश्चन पेपर को दे पाएँ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने आसपास के लोगों से भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट करिए कि वो ऐसा करने के लिए उनसे कहें। इसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर और OMR मिल जाता है, उसके बाद आपके पास 2-3 काम बचते हैं। पहला, हो सकता है कि इन्विजिलेटर आपको बोले कि घंटी लगने से पहले क्वेश्चन पेपर नहीं खोलना है। क्वेश्चन पेपर नहीं खोलना है इसका मतलब कुछ एथिकल कोड्स होते हैं। आप क्वेश्चन पेपर को मोड़ के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर के पेजेस गिन सकते हैं। गॉड फॉरबिड ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन पेपर में कुछ पेजेस गायब हों, जितना जल्दी पता चलेगा उतना ही जल्दी आपका रेस्क्यू हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही आपको OMR मिले, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, वैसे ही पेजेस वगैरह गिन लीजिए। ये चेक कर लीजिए कि वो सारी चीज़ें सही हैं, दुरुस्त हैं, उनके साथ आप काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और गॉड फॉरबिड एक बार ज़िंदगी में मौका आपको मिला है, लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, बहुत सारी एजेस निकलती हैं, कल को फिर कोविड आ जाए, एग्जामिनेशन ऐसी जगह पे पोस्टपोन हो जाए जहाँ पे कि आपकी एज निकल चुकी हो, ऐसा अगर हुआ तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका और जो वहाँ पे पिटीशन वगैरह होता है वो सब नौटंकी में पड़ेंगे। इन सब में नहीं पढ़ना है। आप ये कोशिश करिए कि आपका एग्ज़ाम पूरी तरीके से आपके अकॉर्डिंग हो। जब ये चीज़ हो जाती है उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को लीजिए, क्वेश्चन पेपर को जो भी ओपन वगैरह करना है करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करिए। आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस दौरान आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि स्पीड और एक्यूरेसी का। स्पीड और एक्यूरेसी का तरीके से मेरा मतलब ये है कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करके चलना होता है। अगर आप इन दोनों में से किसी को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो आप या तो क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर आप क्वेश्चन पेपर में कई सारी गलतियां या क्वेश्चन पेपर को छोड़ के चले आएंगे, कई सारी गलतियां करके चले आएंगे। इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाए रखने के लिए ही मॉक टेस्ट सजेस्ट किए जाते हैं। मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी किस तरीके से मेंटेन करनी है। अगर आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी है बहुत अच्छी बात है, इन केस नहीं भी करी है तो
एक ऑप्टिमम क्वेश्चन होते हैं, या आपको ये पता होता है कि किस तरीके से आप एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करें। लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको पता है, मैंने उसका एक यूट्यूब वीडियो पहले ही बना रखा है। लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखें और ये देखें कि मिनिमम कितने नंबर के ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना पेपर 1 में ज़रूरी है। उसके आसपास आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए कम से कम, क्योंकि उससे कम सॉल्व करेंगे तो निगेटिव मार्किंग भी होगी, फिर वो कट पिट करके तो उससे भी नीचे जाने वाला है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो कम से कम लास्ट ईयर की कट ऑफ को आसपास, उससे प्लस में ही जाएं, निगेटिव में तो बिल्कुल भी मत जाएं। दूसरी बात, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए जो मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे, उस मॉक टेस्ट में आपको एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता होंगे। जैसे वो नंबर हो सकते हैं कि वो 110 हो, 120 हो, या इसके आसपास कुछ हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि किस तरीके से आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप किस तरीके की जो स्पीड है वो मेंटेन कर पाते हैं। इन दोनों ही केस में जबकि आपको जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं वो पता है, उसका आइडिया लेकर के चलें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टफ और इजी दोनों ही आ सकता है, जिसमें कि आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो बढ़ या घट सकते हैं। पर इस जो स्पीड और एक्यूरेसी का जो गेम है, ये जो चीज़ है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब उसी नंबर्स के आसपास आपको रखना होगा अगर क्वेश्चन पेपर एवरेज आता है, क्वेश्चन जो उसका स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल आता है, एवरेज आता है तब। अब बात करते हैं कुछ MCQ ट्रिक्स की, चीट कोड्स की, तुक्के कैसे लगाएं, इंट्यूशन को कैसे डेवलप करें। पहली बात तो ये जानिए कि लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसे कई सारे YouTube वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको ये स्पेकुलेट करते रहेंगे या आपका अटेंशन खींचते रहेंगे कि तुक्के कैसे लगाएं, इंट्यूशन कैसे डेवलप करें, चीट कोड्स ले लें, या MCQ के ये ट्रिक्स ले लो, सी ऑप्शन ही सही होता है ऐसे केस में, ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही होता है, नन ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं सही होता है। इस तरीके के वीडियोस आपको मिलेंगे। मेरी बात सुनिए, जो कुछ भी आप देख या सुन रहे हैं YouTube पे, उसको पिंच ऑफ साल्ट के साथ लेना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूबर कोई भी हो, उसे अपना चैनल बनाने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसे कई सारे टेंट्रम्स की, यानी कई सारे इस तरीके के थंबनेल्स की, कई सारे ऐसे टेंट्रम्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइफबॉय और पियर्स दोनों कहते हैं हम कीटाणु मारें, अगर आप मुझसे नहाएंगे तो आप फ्रेश और तरोताज़ा फील करेंगे। लेकिन ये आपको पता है कि लाइफबॉय आपके बाथरूम में कहाँ पे रखा हुआ है, पियर्स आपके बाथरूम में कहाँ पे रखा हुआ है, और किस तरीके से आप उसे इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या सबमिट करना चाह रहा हूँ, मैं ये सबमिट करना चाह रहा हूँ कि ये आप उसके सबसे बड़े जजमेंट हैं। आप ही को जज करना है कि वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। यूट्यूब पे जो कुछ भी ज्ञान इस तरह का मिलता है, बिलीव मी, वो अटेंशन सीकर होता है, क्लिक बेट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सपोज करिए कि वो आधे घंटे की वीडियो है, उसमें 10 मिनट 5 मिनट की चीज़ अगर आपको उसने सही बता भी दी तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। उसका जो ROI है, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपने आधे घंटे इन्वेस्ट किए, 5 मिनट की चीज़ निकली। क्या ज़रूरत है इस तरह की वीडियोस देखने की। उनको जूते पड़ रहे हैं उनके मालिक की तरफ से कि तुम अपने व्यूज़ क्यों ज़्यादा नहीं ला रहे हो, किस तरीके से तुम अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हो, क्यों बढ़ा नहीं रहे हो, जल्दी जल्दी ज़्यादा वीडियो प्रोड्यूस करना है। उनकी जो मजबूरी है उसको समझिए और उनके साथ दया भाव रखिए, उनके साथ सिंपैथी रखिए। उनकी जो बताई हुई बातें हैं उसको एज इट इज़ मत लीजिए कि हमें बस इन्होंने बता दिया और ये महामंत्र है। यूट्यूब पे एक और जो फॉर्मूला होता है, जो काम करता है, आपकी जो असेसमेंट है, जो आप उसके जो नॉलेज वो डिलीवर कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए, वो ये कि पुराने समय में बताया गया है कि एकम सत्यम बहुविप्र वदंती, मतलब बहुत सारे विद्वान, सत्य एक ही है, उसको बहुत सारे विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअली में जो स्ट्रेटजी होती है, जो प्लान होता है, वो लगभग एक जैसा होता है, लेकिन जब उसको कोई डिलीवर कर रहा होता है तो कई सारे लोग अलग अलग तरीके में या अलग अलग फॉर्मेट में डिलीवर कर रहे होते हैं। तो अगर आपको एक ही चीज़ कई सारे यूट्यूबर्स या कई सारे जो अच्छे
प्लान जो कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजिक बना रहे हैं, जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो बता रहे हैं, तब तो ठीक बात है। अगर एक ही चीज़ आपको अलग अलग जगहों पे मल्टीपल टाइम्स सुनने को मिल रही है, लेकिन अगर कोई नई चीज़ सुनने को मिल रही है तो आपको वहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको बेहद सतर्कता से उसको या तो पूरी तरीके से डिनाई कर दीजिए या फिर आप उसको लेकर के चलिए, केवल तभी तक जब तक कि आप उसको फॉलो कर पाते हैं, यानी कि आपको ये ऐसा लगता है कि वो इम्प्लीमेंटेबल है। ठीक है, इस बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। डोंट अटेम्प्ट इफ यू नॉट एबल टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन और एलिमिनेट एनी ऑप्शन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड एक बेहतरीन मेथड है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड 4 ऑप्शंस में से एक को एलिमिनेट करने की बात करता है, 2 को 3 को एलिमिनेट करने की बात करता है। किस पे सबसे ज़्यादा आप निगेट कर सकते हैं या किसको सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं श्योर होकर के कि ये तो नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो जैसे ही आप एलिमिनेशन मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा कि आप अपने मॉक टेस्ट में किए भी होंगे, उससे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्लियर कट आंसर्स मिल जाते हैं। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, यानी कि आपने 40-50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है पूरे क्वेश्चन पेपर में, तब तो बात अलग है। तब तो आप जिस क्वेश्चन में आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे भी आपको सॉल्व करना चाहिए। इन केस कि आप उस क्वेश्चन पेपर में 80, 90, 100 इसको टच कर दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी जो क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको सॉल्व मत करिए। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है, और आप उस क्वेश्चन को हिट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आंसर आपके रॉन्ग होंगे ही होंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आपको बता सकता हूँ। फिर बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन और केयरफुल रीडिंग की। देखिए, 2-3 तरह की बातें होती हैं। क्वेश्चन पेपर आपको पुराने मिल जाएंगे बड़े आसानी से इंटरनेट पे। इंस्ट्रक्शंस आपको पहले ही पढ़ लेने चाहिए। माइनस मार्किंग क्या है, कैसे होने वाली है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले ही जहाँ पे लिखा हुआ वो पढ़ लेना है, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के दौरान सीधे सीधे उस पॉइंट को पढ़ें जा करके कि यार ये इंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये दिया हुआ था, क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। सीधे सीधे जा करके वहाँ पे पढ़िए, क्या वहाँ पे कोई पैटर्न में चेंज है, इफ़ यस ठीक है उसको तुरंत अडॉप्ट करिए। इन केस जैसा कि पहले से यूपीएससी ने घोषित कर रखा है कि भाई क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो फिर वो क्वेश्चन पेपर एज यूजुअल चलेगा। ठीक है, इंग्लिश जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस को वो पहले फ्रेम करते हैं, उसी को वो प्रेफर करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चंस को कैसे केयरफुल रीडिंग करनी चाहिए। भाई कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस अननेसेसरली लंबे बनाए जाते हैं, वो ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या आप क्वेश्चन को केयरफुल रीडिंग कर रहे हैं या नहीं। जैसे किसी चीज़ की डेफिनेशन दे दी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डेफिनेशन दे दी कि अरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक क्वेश्चन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आया हुआ था, पूरा लंबा पैसेज था, और यकीन मानिए उस पूरे पैसेज में कुछ नहीं था, फालतू की बातें थी, और अंत में उसका आंसर क्या था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऐसा वो करेंगे, वो ऐसा करेंगे कि आपको क्वेश्चंस लंबे लंबे देंगे, पैसेज के फॉर्मेट में देंगे, पढ़वाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो कि वो पूछ क्या रहा है। अगर कोई नॉट है, कोई ऐसा कि ओनली या कुछ ऐसा क्वेश्चन उस वहाँ पे बनाया हुआ है, मस्ट नॉट ऐसा करके कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन करो, ब्लॉक करो, और तुरंत ब्लॉक या अंडरलाइन करने के बाद उसके बाद क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना शुरू करो, ताकि तुम्हें पता रहे कि क्वेश्चन में पढ़ना क्या है। ये मैं तभी बता रहा हूँ जब क्वेश्चंस बहुत ही लंबे होते हैं, तब की बात है। ठीक है, केयरफुल रीडिंग कैसे करनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस की और क्वेश्चंस की, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं डू नॉट कैरी प्रेजुडिस इन एग्जामिनेशन हॉल। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी तरह का प्रेजुडिस एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के मत जाइए कि मेरा तो सी वाला तुक्का, जब भी हम मारते हैं तो सी वाला ऑप्शन सही होता है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोच करके जाओ। और अगर कोई ऐसा यूट्यूबर बता रहा है तो भाई उसको दूर से नमस्ते करो, ऐसा बिल्कुल मत करो। बिलीव मी, ये सारी चीज़ों के लिए यूपीएससी तैयार बैठी है। तुम सोचो यार, यूपीएससी जो है वो लाखों लोगों का डाटा इकट्ठा करती है, उसको प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद वो चेक करते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने दिए थे, उसको सभी लोगों ने यानी मैसिव ऑफ पीपल ने उसको सही किया है। उस तरह के क्वेश्चंस वापस दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। साइंस में कौन से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं किसी के, या सी में कितने क्वेश्चन किसी के सही, वो पूरी प्रोसेसिंग करते हैं। वो उनके पास सुपर कंप्यूटर है यार,
सुपर कंप्यूटर से वो पूरे तुम्हारे डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, वो पूरी मशीन उनके पास पड़ी हुई है। जो 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 रिज़ल्ट आता है 1.5 महीने में, एक्चुअली में उस रिज़ल्ट को कई बार लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि वो सिर्फ 15-15 दिन 20-20 दिन में तैयार हो जाता है। वो मशीनरी पूरी तरीके से बैठी हुई है तुम्हें एनालाइज करने के लिए, रीड करने के लिए। उनको तुम गफलत में डालने चले हो, मतलब थोड़ा सेन, मतलब दिमाग के साथ चलो। तो किसी भी प्रेजुडिस के साथ भाई दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में मत जाओ कि ये सही हो जाता है, वो सही हो जाता है, और किसी भी प्रेजुडिस को दिमाग में डालने भी मत दो। किसी भी प्रेजुडिस मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ओम स्वास्तिक और फिर उसके बाद गणेश जी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम 786 या इलाही लल्ला नहीं करना है भाई मेरे। भगवान का नाम मन में लेना है, बस ले करके अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है। उस पर कुछ भी मत लिखना, अदरवाइज़ फिर वो रिजेक्ट हो जाती है कई बार OMR पे अगर जो ऐसा लिखो तो। ठीक, दूसरी बात फिर एक्यूरेसी की बात करते हैं। मेरी एक्यूरेसी जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था तो वो लगभग 80 to 85% ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने पे बेस्ट आती थी। अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ ये नॉलेज, तुम अपने से एनालाइज कर सकते हो कि मेरा यार कितने पे बैठेगा, कितना पे लास्ट ईयर का कट ऑफ था, कितना क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए इन केस ऑफ कि एवरेज पेपर आ रहा है। एवरेज क्वेश्चन पेपर, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो एवरेज है। फिर बात करते हैं सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की। सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर, हाँ ठीक। तो ये जो पेपर 1 है उसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की बात कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग बहुत महान होते हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन पेपर में ढूंढ करके, फिर उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, फिर उसके बाद कोई और दूसरा सेक्शन सॉल्व करना चाहिए, इकोनॉमी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। मेरे भाई ये सब दिमाग में तुम लोग के कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, पर मुझे हेलो, हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन वाइज पेपर सॉल्विंग की, और मैं कह रहा था कि किस तरीके से कुछ लोगों ने इस तरह की भी भ्रांतियां फैला रखी हैं कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, यानी सबसे पहले पॉलिटी फिर ज्योग्राफी या दूसरी चीज़ें। भाई ये आइडिया आता कहाँ से है? सपोज़ करो कि कोरल पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोरल ब्लीचिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मुझे ये बताओ कि उसे ज्योग्राफी में रखोगे या इन्वायरमेंट में रखोगे, और उसे सॉल्व कब करोगे, ज्योग्राफी के साथ या इन्वायरमेंट के साथ? मतलब कुछ भी लोग बात करते हैं, ऐसा कोई काम मत करो कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपने थोड़ा सा ऐसा आप एकोमोडेट कर सकते हैं कि अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, आपको लगता है कि मैथ आपको अच्छे से आती है, तो मैथ का सेक्शन ढूंढ करके पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप पूरा जीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका जीएस वाला पोर्शन स्ट्रांग है तो किसी पर्टिकुलर पेज पे जहाँ से कि पॉलिटी के क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हों, उस पर्टिकुलर पेज से पूरे क्वेश्चन पेपर को एक साइड में सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद इधर से इधर दूसरे पार्ट में सॉल्व कर लो, यानी पहले पार्ट में इसको सॉल्व कर लो, दूसरे पार्ट में इसको सॉल्व कर लो। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का कोई नया मेथड डिस्कवर करना चाहिए, खासतौर से एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन पेपर में आप एलिमिनेट या बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो आया हुआ है वो किस तरीके का है, उसमें कुछ एक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिस पे कि आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक कीवर्ड होता है ऑल, ऑल यानी कि ऑल, फिर ओनली, ओनली का कीवर्ड होता है, फिर उसके बाद मस्ट, मस्ट नॉट, इस तरह का कीवर्ड्स होता है। नॉट एक अपने आप में कीवर्ड है। इस तरह के जितने भी कीवर्ड आते हैं उसको बिल्कुल अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो, ब्लॉक करिए, गोला बनाइए, जो भी कर सकते हैं आप करिए, जिससे कि आपका ध्यान उस, आपके दिमाग का ध्यान उस क्वेश्चन पेपर के उस पार्ट पे ज़रूर से ज़रूर जाए। मैं जब भी कभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया करता था तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर को या इस तरह के वर्ड, क्वेश्चन पेपर में जो इस तरह के वर्ड्स होते थे उसको अंडरलाइन किया करता था, जिससे कि मेरा दिमाग प्रिपेयर हो जाता था उस क्वेश्चन के लिए कि यार इस क्वेश्चन के साथ ये काम मुझे करना है। तो नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में जब भी कभी ऑप्शंस आएँ तो कुछ लोग आपको बताएंगे कि ये सही होता है, ये नहीं सही होता है। मैं कह रहा हूँ हाँ, ये बात सही है कि ऑल ऑफ द अबव में सही होने के चांस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, नन ऑफ द अबव में गलत होने के चांस, इसको गलत होने के चांस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, यानी इसके सही, ये सही कम होता है। लेकिन
एक बार ऐसा हुआ था सिविल सर्विसेज के पेपर में लास्ट ईयर, यानी कि एक साल ऐसा हुआ कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन यानी कि जो ऑप्शंस थे जिसमें ओनली लिखा हुआ था वो सारे के सारे ऑप्शंस गलत आए। उसके अगले साल यूपीएससी ने कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे भेजे जिसमें ओनली लिखे हुए थे स्टेटमेंट्स, और वो सारे कई बार सही होते थे, कई बार गलत होते थे। जो भी लोग इस तरह के यूट्यूब वीडियोस बना करके इस बात को प्रोपोगेट किए कि ओनली वाले सारे सही थे, ओनली वाले सारे गलत थे, और जो भी लोग इस तरह का प्रेजुडिस लेकर के चले कि जाऊंगा ओनली जहाँ दिखेगा उसको नहीं करूँगा और जहाँ पे ऑल दिखेगा उसको सही करूँगा और बस ऐसे आधे क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे, ये सब चीट कोड्स काम करने वाले नहीं हैं। इस तरह के प्रेजुडिस लेकर के मत जाइए। दूसरी एक और बात, बाल की खाल मत निकालिए। मतलब आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, तो फिर आप बाल की खाल निकालने लगिए कि सपोज करिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तुम ये सोचने लगो कि जो सूर्य है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, पृथ्वी का जो जिस पाथ पे रोटेट करती है वो परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, फिर तो वो जो है कई सारे साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि पृथ्वी की जो रोटेशन की स्पीड है वो 0.2 नैनोसेकंड या 0.02 नैनोसेकंड कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, चाइना ने डैम बना दिया है, तमाम दुनिया भर की बातें। ये सब बाल की खाल निकाल लूँगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने देर में रोटेशन या रिवॉल्यूशन करती है, कितने देर में रोटेशन या रिवॉल्यूशन करती है अर्थ अपने एक्सिस पर। तो अब ऐसा मत करो भाई कि उसका तुम पूरी तरीके से उसको पेट फाड़ करके उसका एकदम से निकाल दियो, सारी अतड़ी पंजर उसके बाहर कर दियो। नहीं करना है ऐसा, ठीक है। ये सब काम मत करना, बिल्कुल ही जनरलाइज करके चलना है अगर उसमें ऐसा नहीं दिया गया है तो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब कुछ एक क्वेश्चंस थे जिसको मैं बता सकता था कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो भाई विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट को मैंने अंडरलाइन कर दिया, स्टेटमेंट को पढ़ा। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैं जब पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लेता था और मुझे लगता था कि ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है तो मैं यहाँ पे लिखता था ट्रू, या यहाँ पे लिखता था, सपोज करो मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ। पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अगर मुझे लगता है कि फॉल्स तो मैं यहाँ लिखता था फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे देखता था कि क्या मुझसे पूछा गया है, टी पूछा गया है या एफ पूछा गया है। अगर एफ पूछा गया है तो भाई जो भी एफ के हमारे आंसर है वो कलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पे टी पूछा गया है तो हमने टी वाले जो है वो कलेक्ट कर लिए। नॉट करेक्ट या करेक्ट, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ नॉट करेक्ट तो मैंने तुरंत यहाँ पे नॉट को या तो ब्लॉक कर दिया, बॉक्स में कर दिया, या अंडरलाइन कर दिया। फिर उसके बाद मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा, यहाँ पे लिखता गया ट्रू या फॉल्स, और इस तरीके से मैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता था। कभी भी मैं यहाँ पे करेक्ट या इनकरेक्ट या इस तरह के स्टेटमेंट नहीं लिखता था। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे लिखा कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता था। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अगर जो कंफर्टेबल तुम फील करते हो कि यार यहीं पे मेरे को लिखना ठीक लगता है, यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ, ठीक है, गो फॉर इट, गो विद दैट। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये वाला जो मेथड मैंने बताया वो सही है तो फिर इसे अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। टी यहाँ पे लिखना या फॉल्स यहाँ पे लिखना स्टेटमेंट के आखिर में, और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे लिखना। होता ये है बेसिकली कि जब हम मल्टीपल क्वेश्चंस पेपर टेस्ट सीरीज़ या जो मॉक टेस्ट हैं इनको लगा करके जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, कई बार उसका आंसर मैच कराते हैं जब हम, तो यहाँ पे टिक लगा हुआ होता था तो हमें ये सही से पता ही नहीं चलता था। यहाँ पे टी एफ भी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एफ वाले को हमने टिक कर रखा है, अब यहाँ पे नॉट करेक्ट लिखा हुआ है और मुझे पता नहीं चलता था यार कि इसमें टिक किसको मैंने लगाया है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो आंसर मेरा जो मैं मार्क करके आता था वो मैं यहाँ पे लगाता था। जब स्टेटमेंट मुझे ट्रू या फॉल्स मिलता था तो मैं उसे स्टेटमेंट के बाद में लिखता था। तो इतनी सी बात थी जो मैं बताना चाहता था। पेपर 1 की डिस्कशन खत्म होती है। पेपर 1 में यही सारी चीज़ें आपको करनी है। जो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने बता दी। क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने बता दिया। सारी डिस्कशंस हो गई। अब बचती है बात कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में क्या करें। कुछ लोग, कुछ हमारे द ग्रेट जो मतलब कह सकते हैं कि फिलोसफर हैं, हमारे अद्भुत जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे प्रीमिसेस पे यानी जो हमारे सेंटर पे पड़े हुए कुछ महान लोग हैं, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है वैसे ही छोले कुलचे के ठेले पर टूट पड़ते हैं। उनको मतलब आज नहीं खाएंगे ज़िंदगी में तो कभी नहीं खाएंगे। भाई मेरे मिल जाएगा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है छोले कुलचे, छोले भटूरे और तमाम तरीके के
जो कचौड़ियाँ हैं उसको खाने के लिए। नहीं करना है ऐसा। वो कोई दिव्य मसाला मिला करके रख देगा, पूरी क्लास तुमने तबाही मचा देनी है पेपर 2 में। मत करो मेरे भाई, मत करो। तुमसे मतलब एक दो लड़की होगी जो तुमसे बात करके उसको अच्छा भी लगा होगा, तो तुम क्लासरूम में उसको बता दोगे कि मैं जंगल से पकड़ के आया हूँ, मेरे पे भरोसा बिल्कुल मत करो। तो ऐसा नहीं करना यार। किसी उस जुलूल ठेले या किसी कचौड़ी की दुकान पर जा करके कुछ खाओ पियो मत। और इस तरह की लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कभी कभी ठेले की दुकान पे। एक और बात, कुछ एक पुराने जो प्लेयर्स हैं, जो प्रो प्लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं, वो बिगनर्स को क्या सलाह देंगे कि मैं तो दूसरे और पहले पेपर के बीच में रेडबुल में मेंटॉस मिला करके पी जाता हूँ, इससे काफ़ी मुझे राहत मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इस तरह के किसी एक्सपेरिमेंट को मत करो। मैं अपनी बात करूं, दो एग्ज़ाम पेपर, जब क्वेश्चन पेपर होते थे, 2 एग्जामिनेशन होता था, उसके बीच में मैं बहुत ही प्रेफरेबली केला लेता था, बनाना लेता था, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से बाहर मिल जाता है। किसी किस्म का ऑयलीनेस नहीं होता है मुझे, किसी भी किस्म की जो कहते हैं कि अजीब तरह की फील होती है, किसी अननेसेसरी ऑयल या पूड़ी कचौड़ी छोले भटूरे को खा करके, वो सारी चीज़ें नहीं होती थी। सफल की दुकानें दिल्ली में बड़े आसानी से मिल जाती हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाती थी। रेडबुल, किसी किस्म का दिव्य लाल सांड काढ़ा, ये सब तरह की चीज़ें मैं नहीं पीता था। बहुत जब मैं करता था तो ग्लूकॉन डी का एक डिब्बा मैं घर से रेडी करके लेकर के जाता था, और वहाँ पे पानी की एक बोतल, जिसकी मुँह चौड़ी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मुँह में ही पानी की और ग्लूकोज की मिलावट करके मैं धीमे धीमे करके उसे पी जाता था। होता ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा पेपर 1 के बाद डिस्चार्ज फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। ब्रेन जो है वो काफ़ी एनर्जी से ड्रेन हो चुका होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप अपनी को रिचार्ज करने के लिए किसी भी तरीके का ग्लूकोज या बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें लीजिए। कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करिए कि मेंटॉस मिला करके रेडबुल में खा पी रहे हैं, वो कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया, उल्टी सुल्टी शुरू हो गई तो भाई मेरे ख़त्म हो गई, पूरा साल ख़त्म हो गया। यूपीएससी के साथ सबसे गंदी बात ये होती है कि आप 1 साल की प्रिपरेशन करते हैं, आपकी इस किसी बेवकूफ़ी की वजह से, या एग्जामिनेशन सेंटर पे आप गए, वहाँ पे किसी बेवकूफ़ी की वजह से आपको किसी ने कुछ बता दिया, आपने कुछ पी खा लिया, और फिर उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब होने लगी, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। 1 साल तो तैयारी में गया, 1 साल और झंडे लग गए, मतलब कि अगले साल के लिए भी बुक हो गए तुम। अब तैयारी करोगे, दोगे, फिर प्रोसेस शुरू होगी, चलेगी, फिर जाने कब जा करके वो प्रोसेस कंप्लीट होगी। ये सब काम मत करो, 2 साल लग जाने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, उल जुलूल चीज़ें खानी पीनी नहीं है, कहीं भी ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ओके। अब बात करते हैं पेपर 2 की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब भी कभी पेपर 2 की बात करूं तो वही लोग, कुछ लोग आपके एग्जामिनेशन सेंटर से ऐसे मिलेंगे जो कि, हाँ एक बात और, पेपर 1 के दौरान एक बात और करनी थी जो मैं बताना चाह रहा था, कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेपर 1 देने के बाद उसको तत्काल मिलाने लगते हैं, गूगल पे आंसर चेक करने लगते हैं, बहुत सारी और चीज़ें करने लगते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा मत करिए, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। OMR जमा हो चुका है, उसमें कुछ आप हेर फेर नहीं कर पाएंगे। दूसरों से डिस्कशन मत करिए। व्हाट्सएप पे जो है उल जुलूल जो है डिस्कशन शुरू हो जाती हैं, क्वेश्चन पेपर को लोग भेजने लगते हैं, मत करिए। मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत ही तसल्ली से मिल जाएंगी। इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो इसी काम के लिए लगे हुए हैं, वो करके आपको बताएंगे ना, उनसे आप सुनिएगा। क्या ऐसी जल्दीबाजी क्या मची पड़ी है, सेटल हो जाने दीजिए थोड़ा सा लोगों को। और अपने आप को किसी तरह का, मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन गलत ही निकल गए, 5 क्वेश्चन गलत ही निकल गए, आप क्या कर लेने वाले हैं? आप ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन पेपर को और ज़्यादा अच्छे से देंगे। अरे भाई, पेपर को 2 को तो वैसे भी अच्छे से देना है ना, वो तो आपको देना ही देना है। फिर पेपर 1 के ख़राब होने के चलते पेपर 1 को और अच्छे से देना है, ये सब दिमाग में कहाँ से आने लगता है? ये सब चीज़ें ऐसा मत करिए, ठीक है। जो पेपर, जिनको क्वालिफाई करना होता है, आप देखिए पेपर 1 उनका उतना ही अच्छा जाता है जितना पेपर 2 जाता है, और वो जिस लेवल का पेपर आया हुआ होता है उसी लेवल से पेपर 2 को भी उतनी ही शिद्दत के साथ देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। अब बात करते हैं कि पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें और भी करनी है।
पेपर 2 की शुरुआत मैं आपसे कहूँगा कि ग्रामेटिकल पोर्शन यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन से करिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट आवर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरी तरीके से आप ऐसा बनाइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स आप खींच लीजिए पहले ही आवर में। और उसको करने के लिए 2-3 क्वेश्चंस जो सबसे अच्छे होते हैं, पहला क्वेश्चन ग्रामर का होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है प्रेसिस का, क्योंकि उसमें सारी बातें दी हुई हैं, उसमें आपको अपनी तरफ से सोच करके कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद आप अपने मन से या तो आप रिपोर्ट राइटिंग या फिर आप कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैं यहाँ पे आरसी लिख देता हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन दोनों में से कोई भी चीज़ शुरू कर सकते हैं। दूसरे घंटे में आप इसमें से कोई भी चीज़ को कंप्लीट करिए और तीसरे घंटे में लगभग जो कि 45 मिनट के आसपास का टाइम कई बार मिलता है, कई बार पूरा घंटा मिल जाता है, उसके दौरान आपको एस्से लिखना चाहिए। एस्से लिखने की टेक्निक्स मैं अपने लेक्चर सीरीज़ में पहले ही बता चुका हूँ, आपको उसे देख लेना चाहिए। एस्से लिखने के लिए एक चीज़ जो मैं आपको, अगर आप कोर्स मेंबर नहीं हैं तो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कम से कम रफ जरूर कर लीजिए। आप अपने थॉट्स को बिल्कुल ही रॉ प्रेजेंट करने की कोशिश मत करिए। ऐसे तुरंत जैसे ही टॉपिक मिला आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, आओ ना देखा ताओ, ऐसा बिल्कुल मत करिए। अक्सर आपके थॉट्स बहुत ही हैफहज़ार्ड होते हैं, स्विंडल करते हैं, यानी कि आपको मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एस्से को लिखना है, लेकिन आपके थॉट्स ऐसे नहीं जाएंगे। आपके थॉट्स जाएंगे इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे जाएंगे। आपको इसको अलाइन करना होता है, तो थोड़ा सा इसको कर्टेल करेंगे कि यार ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा देते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो अपने ओपिनियंस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाने दीजिएगा। जो भी चीज़ें आपको पता है रफ पीछे मिलेगा, उसको तुरंत नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद एस्से को थोड़ा सा स्ट्रेटजाइज करिए। इंट्रो और कंक्लूजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो बीच का मैटर होता है वो लगभग फैक्ट होता है, सबके वैसे ही जाते हैं। अगर आप फैक्ट अच्छे से पढ़ करके गए हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं होती है। ग्रामेटिकल पोर्शन आपको जो है वो शुरुआत में सॉल्व करना है और जो एस्से का क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। ये मेरी रिकमेंडेशन है, जैसा कि मैंने डिस्क्लेमर में पहले ही बता दिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ काम करे, बट मैं ऐसा करता था और मुझे इसमें अपेक्षित सफलता भी मिलती है, ठीक ठाक नंबर मिल जाते थे मुझे। तो ये सारी बातें ही पेपर 1, पेपर 2 और गैप के बाद में। अब एक बात और पेपर 2 के बाद क्या होने वाला है, आप किससे मिलने वाले हैं, आप क्या खाने पीने वाले हैं, आप कहाँ पे जाने वाले हैं, आपके दिमाग में कौन कौन से फितूर या योजनाएं चल रही हैं, बिल्कुल भी मत सोचिए। आपकी ज़िंदगी CAPF के पेपर 2 तक बस लिमिटेड है, कम से कम आज से लेकर के कल तक। इसके अलावा आपको न सोचना है कुछ, न जानना है कुछ, न प्लान करना है कुछ। जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद ये इस स्ट्रेटजी के साथ चलिए। बिल्कुल भी ऐसा प्लान मत करिए कि मैं तो इसके बाद इससे मिलूँगा, उससे मिलूँगा, ये करूँगा, वो खाऊँगा, वो पीऊँगा। बिल्कुल भी ये सब मत सोचिए। बिल्कुल आपके अपने आप बिल्कुल एक कर्टन डाल दीजिए कि आपको पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने तक ही अपने आप को देखना है, उसके आगे ज़िंदगी को नहीं देखना है। बस इतनी सारी बातें जो मैं आपसे बताना चाहता था, जो मैं आपके साथ करना चाहता था, वो मैंने आपको बता दी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने को मिली होंगी। और अगर आपको कोई डाउट अभी भी रह गए हैं कमेंट में लिखिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। और बेस्ट ऑफ लक। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं डिफेंस मीडिया की टीम की तरफ से, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपने बहुत सारी मेहनत करी है, मैंने देखा है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करता रहता था और मुझे बीच बीच में लगातार आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, किस तरीके से आपने मेहनत करी है, क्या क्या चीज़ें आपने करी है, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है। बिलीव मी, पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे।